I welcome you all on my YouTube channel Fact Notes। और मैं अभय मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी 2D की मेंसुरेशन का जो टॉपिक है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है और यदि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर कोई बिंदु है, वहाँ से सामने वाली भुजाओं पर क्रमशः P1, P2, P3 लंब अगर यदि डाले जाते हैं तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं उस समबाहु त्रिभुज का, और किस प्रकार से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम लंबों का जो P1, P2, P3 लंब है परपेंडिकुलर से इनका सम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो हम आज शुरू करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें हमको क्या पढ़ना है और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे होंगे। मेरा ये टारगेट रहेगा कि क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाएँ। मेरा पर्पज़ ये नहीं रहेगा कि हम आपको थ्योरी की ओर ले चलें। हाँ, हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि हम कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि प्रॉपर ज्योमेट्री को कैसे समझा जाए, लेकिन अभी हमारा जो मेन पर्पज़ है वो ये कि कम से कम समय में हम मोस्ट ऑफ द सिलेबस को रिवाइज कर सकें, सो दैट हम इस लायक बन जाएं कि जो अभी 2024 के लाइव मॉक्स आ रहे हैं होली बोर्ड पर, उनको अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। एलिजिबल इन द सेंस कि जब आपके पास कुछ हथियार होंगे तो आप उन क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। देखिए, वास्तविकता ये है कि जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डील कर रहे हैं, प्री में लगभग इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब वो दौर बदल चुका है जब आपके पास 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आते थे मेंस में, और वहाँ पर वैरायटी काफ़ी पूछी जा सकती थी। अब 30 और क्वेश्चंस हैं, उसमें उनको सब कुछ पूछना है तो काफ़ी मुश्किल होता है बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाना। लेकिन फिर भी हम उस डीप तक जाएंगे जहाँ से कुछ भी बन सकता है, लेकिन अभी के लिए बस हम थोड़ा सा सुपरफिशियल तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। ट्रायंगल इसमें दोनों साइड्स, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि जो ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में जो मीडियन होती है वो परपेंडिकुलर भी होती है और सामने वाली सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित भी करती है। ये भी बात हमने पहले चर्चा की है कि मीडियन क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं कि हाइट कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं ये इसकी लंबाई, एक ट्रायंगल था ABC जिसकी जो बराबर भुजा थी वो A थी और जो असमान भुजा थी वो B थी। ये टोटल B है। तो आपको पता है कि AM जो कि मध्यिका है और लंब भी है, वो BC को आधा आधा विभाजित करेगा। ये B/2 और ये B/2 हो जाएगा। आपको पता है ट्रायंगल AMB में यदि आपको AM निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस प्लस बेस स्क्वायर, तो बनेगा AM स्क्वायर प्लस बेस B/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो B²/4। यहाँ से AM स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो A स्क्वायर माइनस B²/4 सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4A स्क्वायर माइनस B²/4। आपको पता है AM स्क्वायर है, उधर जब आप रूट लेंगे तो बनेगा AM इक्वल टू
2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 √4a² - b², ये फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर गिवन भी है। जैसा कि हमने बताया AM मीडियन है और ये परपेंडिकुलर है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में यदि कोई भी भुजा लंब है, परपेंडिकुलर है, तो वो उस ट्रायंगल की हाइट भी होगी। या यूं कहें कि हाइट ही लंब होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ही जाना कि AM जो हाइट है इस ट्रायंगल की, AM की, वो है ये। आपको अगर एरिया निकालना हो ट्रायंगल का तो आपको पता है फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट हाफ बेस आपको पता है इस ट्रायंगल का कितना है, BC कितना है B, और हाइट आपको पता है कितना है ये 1/2 √4a² - b²। ऑन सॉल्विंग आपको क्या मिलेगा, ये B बार ही रहेगा 2⁴ √4a² - b²। ठीक। अब हम चर्चा करते हैं कि किस बेस की चर्चा कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जिस बेस पर या जिस भुजा पर वो परपेंडिकुलर टच कर रहा है उसी बेस को काउंट करें। ऐसा नहीं है आपने AC को बेस मान लिया और हाइट आप AM ले रहे हो, नहीं, आपको बेस वही लेना है जहाँ जिन भुजाओं के द्वारा वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मेरी बात समझ पाए, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 RYQ राकेश यादव सर की जो बुक है, आप क्लास नोट्स हैं, उसी को हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये सफिशियंट है काफ़ी। तो देखते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजाएं 5, 5 और 6 हैं। ठीक है, हम इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। ABC मान लीजिए समान भुजाएं 5 थी, तो 5 ये कितनी होगी, 6 होगी। थोड़ी सी तबीयत खराब है। आपको पता है, देखिए 2 तरीके हैं आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का। एक तो आपको पता है वो फार्मूला √SS - S × S - S - B S - C, तो आप उससे भी निकाल लेंगे, ये निकल आएगा। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस और काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन अब है क्या कि इस ट्रायंगल में हमको जानकारी है कि यदि हम A से BC पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो अगर ये AM है तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो BM कितना हो जाएगा 3 और MC हो जाएगा 3। जैसा कि आपको पता है, यदि ये 3 है, ये 5 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5, 3, 4 का ट्रिपलेट होता है, तो AM हो जाएगी 4। यदि AM 4 है, बेस आपको पता है, एरिया पूछा है, तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट 6 × 4, कितना बनेगा 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ बेसिक को डील कर रहा हूँ। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, कोई भुजा बराबर ना हो। ठीक, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, जब भी आपको कुछ नहीं पता हो तो आपको पता है एक फार्मूला क्या होता है, SS - A S - B S - C। वहाँ से आप फार्मूला लगाकर ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होंगे। देखते हैं, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें गिवन था, और इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लेट सपोज आपने अभी तक एक फार्मूला पढ़ा था कि जब भी एक ट्रायंगल होता है ABC और कोई एंगल उसमें 90 डिग्री होता है, तो हम फार्मूला लगाते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, यही लगाते हैं। जैसे कि पता है आपको कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो AB यहाँ पर हाइट है और बेस क्या होगा, BC होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक बात जो नहीं बताई जाती वो ये होती है कि यहाँ पर एक चीज़ छुपी होती है, वो होता है साइन थीटा। फार्मूला, रियल फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा। इस यहाँ पर जो साइन थीटा, जो थीटा है, वो उन दोनों भुजाओं के बीच में जो एंगल बन रहा है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, वो एंगल है थीटा। ठीक,
आपको पता है कि बेस और हाइट के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। तो आप जो साइन 90 पुट करते हो तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसीलिए सिर्फ यही बन के निकल के आता है कि हाफ बेस इंटू हाइट। मेरी बात समझे? अब यहाँ से क्या समझने की ज़रूरत है, हमने इसको क्यों डील किया। जैसे लेट सपोज आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, आपको एक ट्रायंगल दे देगा यूँ आपसे कहेगा ये ट्रायंगल है ABC और BAC एंगल दे देगा मान लीजिए 60 डिग्री, और आपसे कहेगा AB की लेंथ है 3 और AC की लेंथ है मान लीजिए 7। ठीक, आपसे पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो आप अभी तक तो आपने सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ा था, हाफ बेस इंटू हाइट, तो आप कैसे निकाल लेते थे। लेकिन हमने ये भी बताया था कि हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है। यहाँ पर 90 डिग्री कहीं पता नहीं चल रहा है भाई, ये 60 आपको सिर्फ पता है, ये बता नहीं पाओगे, ये बता नहीं सकते। ये बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ के लिए क्या होता है कि हाफ जो भी साइड्स हैं और उनके द्वारा बनाया गया कोण, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए, मैं थोड़ा अलग समझा देता हूँ, कि कहीं ऐसा हो कि साइड आपको ये 3 दे दी, ये मान लीजिए 5 दे दी। ठीक है, देखिए एक प्रॉपर्टी भी आपको देखना पड़ेगा कि सेटिस्फाई हो भी रही है ट्रायंगल की नहीं। तो देखिए मान लीजिए 5 दे दिया, 3 दिया और इसको आपको दिया ही नहीं। ठीक है, और आपसे पूछा कि आप एरिया बता दीजिए, तो आप नहीं बता पाएंगे। हालांकि आप निकाल सकते हैं, मैं उसका भी तरीका बताऊंगा कैसे इसका एरिया निकाल पाएंगे, लेकिन वहाँ पर फार्मूला नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, फार्मूला तभी लगेगा कि जिन भुजाओं को आपको गिवन है, जो भुजाएं आपको दी गई हैं, उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के द्वारा एंगल बनना चाहिए। ठीक, ए बी कितना था 3, BC की AC कितना था 7, और साइन थीटा तो साइन 60 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 21/2 साइन 60√3/2, सॉल्व कर रहे होंगे तो 21√3/4 वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, आंसर ही आ गया। ठीक, अब जैसे मैंने ये बोला कि लेट सपोज क्वेश्चन ये होता, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसी चीज़ को। आपसे गिवन होता ABC, आपसे कहता है ये 3 है, ये 5 है, ये 60 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम क्या कर सकते थे, तब हम क्या करते, आपको कोसाइन रूल पता होगा। कोस थीटा क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मान लीजिए 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन ये 2AB 3 इंटू एक्स। ये फार्मूला से यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 60 रखते, x की वैल्यू निकाल रहे होते, और x की जब वैल्यू आ जाती तब हम साइन 60 से निकाल सकते थे। मेरी बात समझ पाए? अब ऐसा भी कर सकते थे, अगर नहीं भी करना चाहते तो फिर आप SS माइनस ए से भी लगा सकते थे। कहने का अर्थ ये है कि क्वेश्चन हो जाता अगर ऐसे, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जाती। ठीक, अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है। मैं आपको ज़्यादा कभी शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं बताऊँगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आप बेसिक तरीके से काफ़ी मजबूत हो जाए। जब भी क्वेश्चन में थीटा निकालना हो कहीं पर भी, आपको कोसाइन रूल का यूज़ करना सीखना पड़ेगा। कोसाइन रूल एंड साइन रूल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सच बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री में अगर आपने कोसाइन रूल को अप्लाई करना सीख लिया और साइन रूल को सीख लिया तो 90% चीज़ें जो भी थ्योरम्स आप देख रहे हैं वो इन्हीं द्वारा बनती हैं। और अगर आपको ये पता है तो आप बहुत आसानी से चीज़ें कर पा रहे हैं। हाँ, मैं ये बात मान सकता हूँ कि कोसाइन रूल थोड़ा सा लेंदी पड़ता है कि जब आप स्क्वायर करेंगे देन सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन यदि आप बहुत सारी थ्योरम से बचना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कोसाइन रूल का यूज कर सकते हैं। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बताऊँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा थ्योरम्स वगैरह याद नहीं होती हैं। हालांकि उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर मैंने बोला कि आप बेसिक पे हमेशा काम करें। अगर आप याद कर सकते हैं थ्योरम्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मेंस का जो पेपर था वो था 15 नवंबर 2020 को, और 14 नवंबर को आपको सबको पता होगा सभी लोगों ने दिवाली मनाई थी। मैं भी दिवाली नहीं मना पाए थे क्योंकि गए हुए थे
एग्ज़ाम सेंटर के। एक दिन पहले सुबह पेपर होता था। सर्दी भी थोड़ी ठीक ठाक हो रही थी, नवंबर में सर्दी अच्छी खासी हो रही थी उस टाइम पे। होता क्या है कि मैं पेपर देने पहुंचता हूँ तो अच्छा पेपर शुरू हो रहा था, काफ़ी लोग डरे हुए थे, पेपर कैलकुलेटिव था। मेरा अटेम्प्ट था 98 आउट ऑफ 100। 2 क्वेश्चन जो मुझे आज भी याद है, एक क्वेश्चन था समांतर चतुर्भुज करके, उसमें फार्मूला अगर मुझे पता होता तो शायद मैं वो क्वेश्चन कर पाता। और एक क्वेश्चन मैं उसका था आपका जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे। वजह ये थी, इस जो समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन था इसका फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा था और मेरे पास कोसाइन रूल लगा के निकालने का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक लगभग 58 मिनट, मतलब लगभग 2 मिनट के करीब बचा हुआ था। हालांकि मैं इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन वो डिसाइड करने में ही काफ़ी टाइम लग गया कि किसको ऑप्ट करना चाहिए, और वो क्वेश्चन रह गया। हालांकि उसका आज भी पेन है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये कि जब आप काफ़ी परेशान होते हैं तो आपको कई बार ट्रिक्स याद नहीं आती हैं। ठीक है, तो मेरा बस यही मानना है कि आपको फार्मूले भी आएँ, ट्रिक्स भी है, और जो पहले क्लिक करे वो अपनाए। बस यहाँ पर मेरा डिसीजन गलत ये हुआ कि हमें इसको ऑप्ट करके बेसिक लगा देना चाहिए, शायद वो 2 मिनट में हो जाता, लेकिन मैं इसमें कन्फ्यूज़न में ना उधर जा पाया और ना इधर। दूसरी बात ये है कि मार्क्स बहुत लोगों के आते हैं और मैथ्स का अलग गेम। मैथ्स बहुत लोगों की बहुत अच्छी होती है, लेकिन परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में करना एक बहुत अलग चीज़ है। उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि इंडिया का फाइनल मैच जो अभी हाल ही में हुआ 19 नवंबर को, इंडिया अच्छी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम थी, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में इंडिया ने अच्छा खेला था। ऑस्ट्रेलिया कई जगह हारी भी थी, लेकिन प्रेशर और टैक्टिक्स, इनकी वजह से इंडिया उस लेवल पर न पहुंची। और ऐसे आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते भी होंगे। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो एग्ज़ाम में जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे जितना कोई बच्चा। उसकी वजह ये नहीं कि वो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उस चीज़ को फेस नहीं किया है। मेरी बात समझना, उस प्रेशर को झेलना एक अलग चीज़ होती है, वो प्रेशर हर बच्चा नहीं झेल पाता है, और इसीलिए शायद सिलेक्शन रेट इतना कम है। मेरे कई जानने में कई सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मैथ्स में हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब मॉक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कभी क्या होता है कि बेचारे परेशान हो जाते हैं। लक फैक्टर भी काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लक काम नहीं करता। तो कई घटनाएं ऐसी जो कभी मैं डिस्कस करूँगा। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो हमने ये देखा कि विषमबाहु त्रिभुज है, तो वहाँ पर क्या किया, कैसे निकाला। अब यहाँ पर आर की वैल्यू, जो आर क्या लिखा है, ये वही है जो मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। आर क्या है, इन रेडियस है, ए से एरिया और से सेमी पैन। इन रेडियस हमने बताया क्षेत्रफल डेल्टा अपॉन एस बताया था ना, तो डेल्टा एरिया ही तो था, एरिया और एस सेमी पैरामीटर। ठीक, यहाँ पर कैपिटल आर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा बताया था हमने। यहाँ पर ये साइड है और यहाँ पर एरिया है। ठीक, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होगा जब आपको ये चीज़ें गिवन होंगी। बात समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन था 5 6 7 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत आसान था, आप ऐसे निकाल सकते थे जैसा क्वेश्चन में एस एस माइनस एस है। बना लीजिए ट्राइंगल। 5 6 7। आपको एक बात और याद रखनी है। कई बार किसी को फंसाने के लिए आपको करना है, या मैं बताता हूँ, मैं एक बच्चे को पढ़ाता था, तो उसके टीचर ने क्वेश्चन दिया था कि जिसमें क्योंकि अब मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। आपको पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि सम ऑफ टू साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड। किसी भी तीन में से कोई दो साइड आप ले लीजिए, उनका जब आप सम करेंगे तो ट्राइंगल की तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। जैसे 5 + 7 12 होता है, 6 से 12 ज़्यादा है। 5 + 6 11 होता है, तो 7 से ज़्यादा है। और 7 + 6 13 होता है, 5 से ज़्यादा है। एक तो कंडीशन ये कि सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ
एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जो रिमेनिंग थर्ड साइड होती है उससे। ठीक। दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। जैसे 7 में से 5 घटाओ 2 आया, 6 से छोटा है। 7 में से 6 घटाओ 1 है, 5 से छोटा है। और 6 में से 5 घटाओ 1 7 से छोटा है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए अगर ऐसा है। उस ट्रायंगल में उस बच्चे को उसके जो टीचर ने क्वेश्चन दिया था उसमें यही था कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। और उस बच्चे ने जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो हुआ क्या कि एस की जो वैल्यू आई, जैसे मान लीजिए 7 से 13 5 18 आ रही 9, और हमने मान लीजिए लेट सपोज अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसा दे देते यूँ, और यहाँ पे पहले कितना लिखा था 6 था, 3 हमने इसको बढ़ाया और यहाँ पर 8 कर दो और यहाँ पर 7 कर दो। ठीक है 24 नहीं, एक सेकंड, मैं आपको वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ जो पहले गिवन था। एक सेकंड रुकिएगा। ये गिवन था 9 आ रहा था। 9 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये चलो मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं बस मुद्दे की बात बताता हूँ आपको कि क्या है प्रॉब्लम कहाँ पर है। आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे 7 से 13 5 18 डिवाइड बाई 2 9, ऐसा आ गया 9। 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, साथ ही 5 दूनी 24, 24 नीमा कितना होता है 216। 216 का बाहर आप निकालोगे तो 6 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर। टेबल्स आप प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। खैर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 हैं, इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है कोशिश करते हैं कैसे करना है। एक ट्रायंगल है और ठीक है मुझे लगता है कि जस्ट अ मिनट। ठीक है ठीक है ये मान लीजिए ट्रायंगल है, सीधा सीधा था। ठीक है मान लीजिए उस ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा जो स्क्वायर बनेगा वो इस प्रकार रहा होगा। स्क्वायर है आपको पता है, समकोण त्रिभुज थे 90 था ये, और स्क्वायर में तो 90 90 रहते ही। आपको प्रॉपर्टी पता है स्क्वायर की क्या होती, चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 डिग्री। ओके तो ये ए होगा, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। क्यों, चारों भुजाएं बराबर। टोटल ये 6 है, आपको ये 8 बोली है और ये 10। अब देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यही 10 क्यों ली। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, कर्ण कभी छोटा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही कर्ण धन दोनों कॉमन सेंस देख लीजिए। 90 डिग्री है तो ये देखिए इसका सबसे बड़ा एंगल 90 है, ये एंगल 90 से तो कम ही रहे होंगे, है ना, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। तो ये हमेशा सबसे बड़ी साइड होती ही है। ठीक है बाकी और देख भी सकते हैं आप। तो आपको ये पता चल गया, बाकी 6 और 8 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक अब हम देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम आगे डील करेंगे। इसको मान लीजिए बी एम मान लीजिए, एन मान लीजिए और ओ मान लीजिए। ठीक है एक तो आपको इसका फार्मूला पता होगा, वो फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस प्लस, मतलब सॉरी बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक एक तो तरीका आपके पास ये हो गया। दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है उसको देखते हैं। मान लीजिए इस ट्रायंगल में अगर हम इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया निकालें इंडिविजुअल और टोटल एरिया निकालें, तो वहाँ से क्या हमको साइड मिल जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे देखते हैं। आपको पता है ए बी टोटल 6 है, ये एम बी ए हो गई, तो टोटल ए एम कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे सर 6 माइनस ए। अब हम इधर देखते हैं बी सी कितना है, टोटल 8 है, बी ओ कितना है, ए है, तो ये कितना बचेगा 8 माइनस है।
ठीक है। अब फाइंड करते हैं एरिया एन ओ सी का। अगर ट्राइंगल देखें, बाकी आप छुपा लेंगे, तो ट्राइंगल एन ओ सी क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल एन ओ सी कितना बनेगा, हाफ बेस कितना 8 माइनस ए और हाइट कितनी ए, तो बनेगा 8 माइनस ए इंटू ए अपॉन 2। ठीक है। इसी तरीके से ए एन एम का एरिया निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन एम क्या बनेगा, हाफ बेस, बेस कितना है देखिए, ए हाइट कितनी है, क्योंकि भाई ये 90 स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 रहा होगा, ये 90 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी 90 रहा होगा, तभी तो ये हाइट बनी। 6 माइनस ए, बेस ए है तो हाफ बनेगा ए इंटू 6 माइनस ए। सॉल्व कर रहे होंगे, ए 6 माइनस ए अपॉन 2। इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। इसका एरिया निकालना है एन एम बी ओ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ एन एम बी ओ, एन एम बी ओ साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या अब हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया पता चल गया, आप कहेंगे बिल्कुल पता चल गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ एन ओ सी, एरिया ऑफ एन ओ सी ट्राइंगल एन ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन एम प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर एन एम बी ओ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जब आप इसका इसका और इसका सम करेंगे तो टोटल एरिया के बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होगा। अब हमने देखना क्या है कि इन तीनों का एरिया रखते हैं, क्या क्या है, ए अपॉन 8 माइनस ए अपॉन 2 प्लस ए 6 माइनस ए अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बराबर हाफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, बेस 8 और हाइट 6, हाफ बेस इंटू वाई, तो हाफ 8 इंटू 6। सॉल्व कर रहे होंगे, ए बाई 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 8 माइनस ए प्लस 6 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे तो बनेगा 24। सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे आप ए अपॉन 2 14 माइनस ए, 14 माइनस 2 ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 24, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, सॉरी माइनस टर्म माइनस ए माइनस 2 ए हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई का तो 14 ए, लेकिन 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो बनेगा 7 ए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर 2 कैंसिल आउट, ए अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 24, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, 7 इक्वल टू 24, ए की वैल्यू कितनी आ रही होगी 24/7। ठीक, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। ठीक है, आपसे पूछा था सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था, आपको साइड पता चल गई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, बेस का साइड का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो आपका ये तो आंसर आ गया। लेकिन अभी बात बाकी है। अब हमको ये पता करना है ये कैसे है, इक्वल टू आधार इंटू लंब अपॉन आधार प्लस लंब। इसका भी पूरा तरीका है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम इसको कल डील करेंगे। और हाँ, महत्वपूर्ण चीज़ ये कि हम किस एक्सटेंशन तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन को आई होप समझ में आया होगा। और रियली मैंने जो रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था लाइव मॉक का, सच में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, और आई होप आप लोग उसको करेंगे, रिस्पांस देंगे, कमेंट भी करिए। इफ़ आपको कुछ भी उसमें लगता है, कुछ करेक्शन या कुछ भी अच्छा बुरा जो भी, लाइक शेयर अगर लगे तो कर दीजिएगा, अदरवाइज जैसा भी हो
बस मैं ये कहना चाहूँगा कि क्राउड होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को क्राउड ज़्यादा पसंद आता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।